हेलो गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो, आज एक हमारा स्टूडेंट बदरपुर सिलचर से आया है। सिर्फ मिलने के लिए आया है। कुछ पुरानी यादें थी, कुछ पुराना कर्ज था, मोहब्बत थी, जो आप बोलना चाहो तो वो खींच लेके आइए। इसको फिर से आया है, ये अभी पहले भी आया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक मीडिया के माध्यम से बताया था कि इसका जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को, तो उसमें इसका 647 मार्क्स आया था। फिर इसका दूसरी बार जब रीनीट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 552 मार्क्स आया। तो इसका गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा खासा मिल रहा है इसको, और अभी फ्यूचर डॉक्टर बनेगा। तो बस ये कि प्यार था जो सर के साथ थोड़ा सा ये अ, बांटने के लिए आया है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा मेरे घर पे चल के आया है। और बस यही प्यार है। बस ये मोमेंट इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। और ये बच्चा बताएगा कि अपनी फ्यूचर जर्नी, मतलब अपनी पास्ट की जर्नी को बताएगा कि पास्ट में इसकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या इसका क्या मेहनत रहा और क्या टीचर का योगदान रहा। समझे? तो ये सब कुछ बताएगा आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, जो 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस सब के बारे में बताएगा कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है और अच्छा डॉक्टर बनना है तो कैसे टीचर के साथ काम करना चाहिए, सब चीज़ मोटिवेट करेगा आपको। तो इसकी ज़ुबानी सुनते हैं इस बच्चे की। अगर यहाँ तक की जर्नी में पहुँचा है तो क्या क्या इसने अपने उस 1 साल की जर्नी में क्या क्या देखा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस बच्चे ने अभी 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम पास किया है, जिसमें बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आया था। 94% लेके आया था। समझे? तो ये आपका बच्चा क्लासरूम स्टूडेंट है, इसने बोर्ड एग्ज़ाम भी इसी साल दिया है और नीट भी बहुत अच्छा दिया है, और जिसमें अब आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा डॉक्टर बन के भी निकलेगा, जो हम होपफुली उम्मीद कर रहे हैं। और डॉक्टर तो अभी बन ही चुका है। थोड़ा सा अपने बारे में अरमान बताइए, ये कि आपका इस जर्नी में क्या पार्ट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अरमान इनायत है और मैं बदरपुर सिलचर से हूँ। और पिछले साल मैंने इसी इसी साल मतलब मैंने 12th बोर्ड्स भी दिया है। मेरा 94.2% आया था और बराक वैली में सेकंड रैंक आई थी मेरी। और इसी साल मैंने नीट भी दिया था। नीट में भी पिछले वाले में सही था, 647 था। इस वाले में थोड़ा कम हुआ ज़रूर, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। और जैसा पेपर था उसी हिसाब से पेपर उसी का उसी हिसाब सिनेरियो के से हिसाब था। से। और इसके अलावा मैंने आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, आईआईटी। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था AIR 1691 का। और उसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे। तो सबसे पहले तो शुक्रिया से ही शुरू करते हैं, तो वही बात है। शुक्रिया सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, और फिर मेरे टीचर्स को, और फिर उन सबको जो मेरे साथ थे ये पूरे जर्नी में। और ज़्यादातर योगदान मतलब टीचर्स का ही रहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ पढ़ रहा। क्योंकि मैं सुबह को स्कूल जाता था, 2 बजे तक क्लासेस होती थी, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर वापस आ जाता था। फिर 6-7-8 बजे तक वहीं पे रहता था, कोचिंग में रहता था और इन्हीं से डाउट करता था। तो ऐसा हो गया था कि ये 2 साल मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि एफ़र्ट्स दोनों साइड से लगती है। और मेरा ज़्यादातर टाइम कोचिंग में, स्कूल में गुज़रा है इंस्टेड ऑफ कि मेरे घर में गुज़रा हो। एंड हाँ, मेहनत तो लगती है, और ये भी उतना भी नहीं किया, शायद मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकता था। लेकिन 2020 इस बार का पेपर देख के 2027 वालों को तो और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वही सब बात है। सर के साथ तो मैं बहुत बार यहाँ पे मिलने आ चुका हूँ और आते भी रहूँगा। बस सर की याद से हम तो एक साथ बैठ के 200-300 क्वेश्चन एक ही राउंड में निपटा देते थे। बहुत मज़ा आता था। कभी कभी रात को 2-3 बजे कॉल करके भी क्वेश्चन हो जाते थे। तो वही सब है, मेमोरीज है, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग भी देखेंगे और शायद कुछ सालों बाद मैं भी इन मेमोरीज को फिर से देखूंगा, क्योंकि जर्नी बहुत मज़ेदार थी। हाँ, शायद से बेहतर थोड़ी और एंडिंग हो सकती थी, बट जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जर्नी अपना बहुत मज़ेदार थी। सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए, कितना घंटा पढ़ते थे, किस तरीके से जैसे पढ़ते देखो, थे? ऐसे तो खास मैंने कभी घंटे गिने नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि स्कूल के अलावा मतलब जितने भी घंटे मिलते थे वो पढ़ लेते थे। 5-6 घंटे की नींद, और उसके अलावा जितने भी घंटे मेरे को मिलते थे उन सब में ही पढ़ाई होती थी। सुबह उठ के जाने से पहले अगर थोड़ा मिलता वो, फिर घर पे आके खाना पीना होने के बाद फिर कोचिंग चला जाओ, उधर उधर से आके फिर जो मिलता था। तो ऑलमोस्ट ये सभी सेल्फ स्टडी ही होती थी। और कोचिंग में भी कभी कभी मैं क्लासेस में ही सेल्फ स्टडी कर लेता था। तो घंटे तो मेरे पास खास उतने नहीं है, बट अगर कहने जाओगे तो आराम से हो जाएँगे 10, 12, 14 लेकिन घंटे। मुझे एक बात ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए
और उस बच्चे को सच में नीड है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और 2027 में मुझे डॉक्टर बनना है, हर हाल में बनना है। तो आप उसको थोड़ा बताइए पढ़ाई किस तरीके से करें और किस तरीके से अपनी चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तो उसमें टीचर्स का, स्टूडेंट का, सब चीज़ को क्लैरिफ़ाई कीजिए कि किस तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट को काम करना चाहिए, जिससे उसका स्कोर बहुत अच्छा बन सके। देखो वैसे तो हर एक का अलग-अलग रहता है, कोई ड्रॉप आउट होता है, कोई 11-12 में होता है, तो सबको फ़ॉलो करने का प्लान्स थोड़ा अलग होना ही पड़ेगा, सब सेम नहीं कर सकते। ड्रॉप आउट वाले को ज़्यादा प्रेशर लेना होगा, 11-12 वाला का थोड़ा सिस्टम अलग रहेगा। लेकिन एक चीज़ है जो इन दोनों में कांस्टेंट रहेगी और स्पेशली नीट के लिए, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे कुछ ले जाएगी तो वो प्रैक्टिस है। आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रखे होते हैं, लाखों में, 2 लाखों में, 3 लाखों में कितने क्वेश्चंस कर रखे होते हैं, वो चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो क्लासरूम में बिल्ड नहीं होती, तो प्रैक्टिस से बिल्ड हो जाती है। तो ऑल एंड ऑल कभी भी किसी क्वेश्चन का जनरल आंसर हमेशा प्रैक्टिस ही रहेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन नहीं किया, कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन थोड़े कम क्वेश्चन हो, किसी रीज़न से थोड़ा डिमोटिवेट फील करो और बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, वो सब तो सुनना भी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन कम हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार 2 साल तक पूरा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। वही बात है, जैसे कि अगर सर को भी याद होगा, उनको शायद ही कोई ऐसा एक दिन याद हो जिस दिन मैं मतलब कनेक्टेड नहीं रहा था या फिर नहीं पढ़ पाया था, ऐसा दो ऐसा कहना चाहिए। बट ऐसी ही बात है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा, कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, मेरे पास रिव्यू वगैरह भी आते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनके डाउट वगैरह आते हैं तो डाउट बच्चे गूगल से कर लेते हैं। तो क्या आपके देखो हिसाब से ये ये तो सब ये तो सर आपको भी याद होगा गूगल में क्या होता था। कभी कभी वो 7+5 को 13 बता रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री की तो बात ही मत करो, ऑर्गेनिक में तो अजीब अजीब खुद का रिएक्शंस इन्वेंट कर देता था। और बाकी जो सॉल्यूशंस में अलग अलग वेबसाइट्स के रहते थे, उनमें मोस्टली ऐसा मतलब छपा हुआ सॉल्यूशन पढ़ पढ़ के सुना रहे होते। तो अभी तक तो खास मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिला। और टीचर का एक इम्पैक्ट ज़्यादा अलग ही रहता है, क्योंकि आपने अगर कहीं कहीं से किसी से वो सॉल्यूशन सुना है या उसने कराया है, तो बहुत गपशप भी हो जाएगी, अलग अलग चीज़ें आप सीख लेंगे। और क्योंकि आपने वो डिस्कस करा रहता है ना, वो याद रह जाएंगी। और सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कम्युनिकेशन से बनेंगे। आप अगर इनको अकेला अकेला बैठ के करना चाहते हो तो शायद बने, वो अलग बात है, लेकिन उनमें बेटर रहता है आप अगर कनेक्टेड रहते हो सब्जेक्ट से, अलग अलग डाउट्स पूछते हो, एक ही क्वेश्चन के डाउट्स में चलते कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वही वाली बात है। कुछ रेफरेंस बुक के बारे में बताइए जो आपने अपनी जर्नी में सोल्व की, कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कैसे रेफरेंस बच्चों को बुक तो कोई सोल्व किया आपने या ऑलमोस्ट क्या तो क्या किया है? सबको ही सारे रेफरेंस बुक्स पता होते हैं। और खैर मेरे को नाम भी याद नहीं रहते, लेकिन जैसे कि बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे जैसे कि मैं बताऊँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान है। उसको हमने किया था सर के साथ मिलकर। उसमें 500 होते थे तो 300 मेरे से होते थे, 200 नहीं होते थे तो वो सर करा लेते थे एक ही बार में। पर हम रात को 10 भी बज रहे ना, 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते थे। तो वही वाली बात है। उसके अलावा फिजिक्स में अलग अलग बुक्स आते हैं, HCV आती है, बहुत सारी JEE मेंस की PIQs आती है, फिर नीट के PIQs हो गए। और उसके अलावा और भी बुक्स है, वॉल्यूम बुक्स होती है जो ऐसे वॉल्यूम्स में आती है ना, वो वाली बुक्स हो गई। तो बुक्स तो है बहुत सारी। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही बालाजी पब्लिकेशंस की बुक्स, वो सब वो भी सही है। और ओवरऑल बाकी ये थोड़ा सा ये बताइए कि अगर बच्चे को और अच्छा स्कोर करना तो किस तरीके से, मतलब आपका पाथ जो फॉलो करना चाहिए। जैसे मतलब पहले जैसे आप क्लास करते हो, फिर क्लास के बाद उसको रिवीजन कैसे कितना करना चाहिए, अच्छा, ये सब चीज़ें, फिर उसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए, थोड़ा सा अपनी जुबानी बताओ। हम वो तो तो डेली बताते ही हैं बच्चों को। वो तो थोड़ा डिपेंड करेगा क्लास में कौन कितना ग्रिप कर पाता है। हाँ। जैसे कि मैं बताता हूँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर घर जाके फिर उसको रिवाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 दिन का लेक्चर भी रिवाइज करते हैं, कभी कभी महीने बाद फिर से वो चीज़ जब रिविजन करते हैं तब तो वो और भी बड़ा हो चुका होता है। तो ये बहुत लोगों की आदत रहती है, बहुत लोगों को ज़रूरत भी होती है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो ऐसा था कि क्लास में जो पढ़ा वो तो पढ़ा, और उसके बाद नॉन स्टॉप मैंने जैसे बोला प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने। तो क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं होते थे। जब वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो जिस भी पार्ट का क्वेश्चन रहता था, जिस भी थ्योरी का क्वेश्चन रहता था, मैं उस पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ लेता था या उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ लेता था, बस उस पर्टिकुलर पार्ट का, क्योंकि मेरे को पता है बाकी थ्योरी मेरे को याद है, मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है। बस इस वाले में क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब ये वाली कमज़ोर है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इवन की बायो जो भी, वो तो अच्छी बात है, बायो तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में दिक्कत होती थी, उसका भी मैं जहाँ दिक्कत हो रही वो थ्योरी पढ़ता था, तो मेरे को जो ये अलग का रिवीजन का टाइम है वो मेरा बच जाता था। अच्छा एक बात बताइए
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे क्लास का नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचते हैं कि यार कम है, कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, इधर तो उधर से फिर वो बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसको बच्चों को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टीचर्स के नोट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, मतलब आप अपने हिसाब से सिनेरियो बा, बताइए क्या करना चाहिए बात ये है जिस। कि मेरे हिसाब से बात ये है कि ऐसा भी नहीं कि नहीं करना चाहिए, और जैसे आपने बोला टीचर्स के नोट्स, ऐसा नहीं कि नोट्स छोड़ के या नोट्स को वैल्यू ना देते हुए कुछ करना। ऑफ कोर्स आपका प्राइमरी सोर्स है, रिसोर्स एक फिक्स रहना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट नोट्स में आप अलग अलग जगह से सारे मटेरियल्स एक जगह कर सकते हो, जो जो आपको चाहिए होता है, फिर उसको हाईलाइट करके रख दोगे, फिर आपके लिए अच्छा होगा। मेरे पास जो नोट्स थे तो शॉर्ट नोट्स का देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे कि अरमान भी बता रहा है कि देखो शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है, आप एकदम जो पूरा रिसोर्स आप उसको खोलते हो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो शॉर्ट नोट्स का उसमें फ़ायदा ये होता है कि एट ए टाइम आपको फॉर्मूला, की पॉइंट सब उसमें लिखे होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी मिलती है, राइट। हाँ, जैसे कि मैं बता दूँ, मेरा जो शॉर्ट नोट्स था, उसमें आपको सब चीज़ें मिल, आपको उसको लंबे में पूरा चैप्टर पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, पूरा पढ़ सकते हो। और साथ में उसमें एक क्वेश्चंस का कॉलम भी हो जाता था, जिसमें या तो यूनिक क्वेश्चंस या तो वो क्वेश्चंस जो मेरे गलत हुए हैं, वो रहते थे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन फिज़िकली करने का टाइम नहीं है, तो आपका वो भी मैनेज हो जाएगा। तो मेरे नोट्स कुछ इस तरीके के थे। तो आपको भी शॉर्ट नोट्स बहुत मतलब सही से, बाकी लास्ट में जाते-जाते वो हो गया था कि मैंने बाकी सब सोर्सेज़ छोड़ ही दिए थे, बस मेरे पास कुछ शीट्स ऑफ पेपर थे, मैंने सिर्फ़ वो शीट्स ऑफ पेपर पढ़े, और आज भी मैं इतना कह सकता हूँ, मैं वो पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेबस फिर से याद हो जाएगा। इस तरीके की क्वालिटी बनानी बाकी चाहिए। बाकी बताइए, मतलब बच्चे को कभी भी मेरे हिसाब से पैनिक नहीं होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, देखो, है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर तुमको एमबीबीएस ही सिलेक्ट करना है, ये बहुत टफ लाइन होती है, बहुत टफ लाइन होती है। एग्जाम के मामले में शायद जेई एडवांस आ गया वो ज़्यादा टफ हो, लेकिन एज इन ए करियर ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि तुमको उधर 24/7 अपनी बॉडी लगानी पड़ेगी। एमबीबीएस के लास्ट ईयर में, फिर एमडी में, उसमें रेसिडेंसी में तो उसका अलग ही रहता है। तो देखो, तुम जा रहे हो तो जान के जाओ कि उधर क्या होगा, जैसे बाद में रिग्रेट ना करो, और अपना माइंडसेट और अपना पर्पस डिफाइंड रखो। जैसे कि एक डॉक्टर को जैसा होना चाहिए, उसका दिमाग में स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, वो चल रही है, पास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रीमलाइन दिमाग होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ, अली सर, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँ कि हमने कैसे कैसे किया था, उन्होंने क्या क्या किया था। तो सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, है ना। तो और सभी पूरी पढ़ी थी केमिस्ट्री, सर से पढ़ के फिर रिवीजन भी कर ली थी। सर ने फिज़िकल पढ़ाया, फिज़िकल बहुत सही पढ़ाया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी वो नहीं था, बस जो था एकदम पढ़ लिया। इनऑर्गेनिक में भी जो था, और उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत डेप्थ लगता था, अलग अलग एकदम कुछ सर एक्सेप्शनली पार्ट होते हो तो याद करने पड़ते हैं। कुछ एक्सेप्शनल पार्ट होते हैं। तो सर ने इनऑर्गेनिक का जितना भी था वो सब एक जगह कर दिया, उतना कि जितना मेरे लेवल से भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं थी उसमें। हाँ, उसमें याद करने को होता है बहुत कुछ, अल्टीमेटली बहुत चीज़ों का रीज़न समझ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। और ऑर्गेनिक में कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, जो मैं बताना चाहूँगा। बहुत लोग रिएक्शन वगैरह भी शायद याद करते हो, लेकिन वो हम ना वो करते करते प्रैक्टिस में ना वो सब याद हो गया। ऑर्गेनिक सर के साथ मैंने बहुत मज़े से करी है, क्लास में करी है। क्लास में करने के बाद फिर क्वेश्चन करा, और क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन का अलग अलग मैकेनिज्म, रिएक्शन कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में क्या एक्सेप्शन आ जा रहा है, वो वाला। जैसे कि मैंने बताया भी था, MS1 में पाँच अप्रोक्सीमेटली अगर एक चैप्टर में 500 होते थे तो उसमें से 300 हो जाते थे, 200 नहीं हो जाते थे। लेकिन ऐसे में 200 क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना मुश्किल होता था। लेकिन ऑर्गेनिक को सर ने मतलब ऐसा बना दिया था कि जैसा तुम्हारा बायो भी होगा, बायो में जैसे तुम 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक भी उसी लेवल का हो जाएगा कि जैसा बायो है। क्योंकि लास्ट तक जाते-जाते मेरे को वो फ़ील होने लगा था, क्योंकि बायो को मैं ऐसे थोड़ा लाइटली लेता था, क्योंकि मुझे लगता था उसमें मैं कभी भी बैठूँगा 100, 200, 300 क्वेश्चन निपटा तो दूँगा। जिस हिसाब ऑर्गेनिक में भी से वही लगता था। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये कि अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करो तो पढ़ा सकते हो ऑर्गेनिक है। इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, मतलब नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं पढ़ा सर, बहुत सारी हमारी चीज़ें हमारे एक्स्ट्रा होंगी मेरे कंपटीशन मेरे सिलेबस में, मेरे नोट्स में जितना था मैं उतना पढ़ा पाऊँगा। मतलब हमारी जॉब खाने के चक्कर में नहीं पूरा पूरा वो वही हो। नहीं, वो नहीं हो सकता। देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में सब्जेक्ट में बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ उतना कर सकता हूँ कि जितना सर ने पढ़ाया था उतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देखो, बच्चे ने बहुत अच्छी बातें बताई। देखो इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो अगर टीचर आपके साथ मेहनत करता है जी जान से, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी टीचर के साथ जी जान से मेहनत करो। देखो अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आज ये बच्चा आपके सामने बैठा है अरमान, ये भी ये ऐसे नहीं आया, ये चल के आया है मेरे पास। तो कुछ प्यार मोहब्बत थी जो अधूरापन महसूस करा रही थी, बोला नहीं मुझे जाना है, सर से मिल के आना है।
तो इतना दूर चल के मेरे पास आया, तो ये मोहब्बत लेके आई है। और ये मोहब्बत एक बॉन्ड होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग। ये एक आयनिक बॉन्ड है, अट्रैक्शन, वो खींच के इसको लेके आया है। और खींचने का रीज़न है बेटा, दोनों की बॉन्डिंग, मेंटलिटी, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप, दोस्ती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनी। और वो बनती तभी है जब आपको टीचर दिल और जान से पढ़ाता है, तो आपकी तरफ से भी वो एफर्ट्स अगर मिलते हैं, तो यकीनन अगर तुम कितना भी दूर भागने की कोशिश करो, आप नहीं भाग सकते। वो चीज़ आपको मिलनी है तो मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत ईमानदारी की होनी चाहिए, और ईमानदारी का फल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और हकीकत है ये बात कि रात को हमने ना 10 देखा, ना 12 देखा, ना 1 बजे देखा, जब भी इस बच्चे का डाउट आया, हमने एट द टाइम उस डाउट को क्लियर किया, क्योंकि हम जानते थे कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है। तो बस मैं बेटा यही कहना चाहूँगा, देखो ईमानदारी से मेहनत करो, और ईमानदारी का फल हमेशा पॉजिटिव होता है। भले से देर, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब लगेंगी, आएंगी भी, लेकिन उससे मायूस नहीं होना, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। जैसे कि इस बच्चे ने रखा, आज इसकी खुशी, उसका एटीट्यूड वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस तरीके से आपके सामने वो अपने आप को जाहिर कर रहा है, कि वो कॉन्फिडेंस उस बच्चे ने कमाया है। समझे, अगर इसका एक पेपर में मार्क्स कम आता था ना, ये रात भर टेंशन में रहता था कि सर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो मेरे को आ रही, मुझे उससे भी अच्छा चाहिए। तो हम इसको समझाते थे, बेटा भरोसा रख, और भरोसा रखने वालों के साथ यकीनन गॉड होता है, और मायूस नहीं हुआ करते। फिर से दोबारा मेहनत करता है। लेकिन हाँ, इसका एक और अच्छी बात थी कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता था, ये बच्चा पर डे उसी सेम डे जाके एनालिसिस करता था। शाम को डाउट चलता था, डाउट में आके डिस्कस करता था, और एनालिसिस करके बोलता था कि सर मेरा क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, या ऐसे क्यों हुआ। तो उसका प्रॉपर रीज़न जानता था, और उसको हमेशा अपनी डायरी में नोट कर लेता था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सर ने बताया, कैसे करना है, और उसका इसको बेनिफिट मिलता था। समझे, और यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको ऐड करता चला गया, और आज ये देखो आपके सामने बैठा हुआ है। अरमान, और कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? दो चीज़ें बोलना चाहूँगा जो शायद वीडियो से रिलेवेंट ना हो, बस मेमोरी के लिए। दो इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा जब मैं सर से पहली बार मिला था। एक बार जब वो पहली बार हमारे क्लास में आए थे, तो शायद किसी ने नाम बताया होगा उनको मेरा, तो सर ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बोला था मैं हूँ। फिर सर ने कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, लेकिन उस दिन रियलाइज़ हुआ फंडामेंटल्स बहुत कमज़ोर है। एक क्वेश्चन वो था वाटर वाला, आपने पूछा था वाटर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है, कब क्या है, वो पूछा था, तो वो वाला मेरे को नहीं आया था, जबकि बहुत 7-8 की चीज़ें और सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। ये एक वो इंसिडेंट था, मेरे को सर बहुत पसंद आए थे तब। और दूसरा वो जब एक दिन मैं ऐसे गुजर रहा था डाउट काउंटर, तो सर ने ऐसे पकड़ के ऐसे बोला, मेरे को बुलाया, बोला मैं इग्नोर करने, बोला मैंने नहीं देखा आपको। तो सर बोल रहे थे कहाँ जाना है, एम्स जाना है। तो उस समय पहली बार मेरे को किसी ने ऐसा बोला था कि एम्स जाना है, क्योंकि मैंने खुद भी वो नहीं सोचा था एक्चुअली। और शायद से अगर खुद सोच के आता पहले से शायद वो वही होता, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो शायद मैं भूल जाऊँ कुछ सालों में, लेकिन मैं इसको याद रखना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सर वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बोला था। तो वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, अभी भी मेरे को याद है वो दिन, वो जगह, वो कहाँ पे बोला था, कैसे बोला था। तो ठीक है, ठीक ठीक है है। बहादुर, चलो बाय बाय कर।